वी वर डूइंग कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर बहुत सारी एंट्रीज सीखनी है, 20 एंट्री सीखनी है, 10 आपने सीख ली ऑलरेडी। उन 10 एंट्रीज में हमने ऑलमोस्ट केवल मटेरियल के रिलेटेड बातें की थी, जाते जाते थोड़ा सा मैंने वेजेस और एक्सपेंसेस की बातें भी की थी। ठीक है, एंट्रीज जो 10 है वो आप सबकी कॉपी में बराबर लिखी हुई है, उम्मीद करती हूँ, और बाकी आप बताएंगे हाँ या ना। लिखी हुई है, परफेक्ट। आगे की एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। एंट्रीज बनती कैसे है वो चीजें तो आप बनाते जा रहे हैं डायग्राम्स में या नोट्स में, और एंट्रीज को खुद को आप उस टेबल में फिट करते हुए चल रहे हैं। और ये चैप्टर मेरी तरफ से कंसेप्चुअली आज हो जाना चाहिए, ताकि मैं कल से आपको क्वेश्चन करवा सकूं आराम से। वेजेस दो तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स लिखें। डायरेक्ट वेजेस जो क्या होती है, डायरेक्ट वेजेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन हो, यानी कि सपोज अपन कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, अच्छा पापड़ समझते हैं, सपोज हाथ से बनवाते हैं तो लोग हाथ में खुद ऐसे लगेंगे ना बनाने के लिए, उनको आप जो पेमेंट कर रहे हो दैट इज डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट वेजेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। ज्यादातर तरीके से ये होती है लेबर को पेमेंट। ठीक है, अब हमारी कॉस्टिंग ने तो हालांकि लेबर वर्ड के मायने ही खत्म कर दिए, वो तो एम्प्लॉय के लिए भी लेबर यूज कर लेते हैं, कायदे से सही भी है, नौकरी करने वाला नौकर, फिर चाहे कोई भी हो। ठीक है, आवाज अटक रही है मेरी, और किसी को भी ऐसा लग रहा है क्या? बाकी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है क्या जूम मीटिंग में, या इन्हीं के साथ नेटवर्क इशू है? नहीं अटक रही है। अनीशा एक बार आप ज्वाइन वापस करो फिर से, फिर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो लेबर की पेमेंट तो डायरेक्ट वेजेस होती है। तो इनडायरेक्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट हो गई फैक्ट्री के सुपरवाइजर की, वो कोई बनाने में हेल्प थोड़ी कर रहा है, केवल ध्यान दे रहा है। ऑफिस के एम्प्लॉयज की, सेल्समैन की, इन सबको जो पेमेंट हो रही है वो क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पता लगा लिया आपने। इससे रिलेटेड दो चीजें हो सकती है, पहला वेजेस की पेमेंट, और दूसरा वेजेस का एब्जॉर्प्शन। एक बात सोचो, किसी को वेजेस क्यों पे कर रहे हो? क्या करा रहे हो उससे? कुछ काम करवा रहे हो? क्या काम करवा रहे हो? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने का काम करवा रहे हो, सही बात है। अच्छा, तो आप वेजेस पे कर रहे हो, तो एक एंट्री तो वेजेस पे करने की होगी, और दूसरी एंट्री उसी लेबर ने WIP में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका काम भी तो कहीं ना कहीं WIP में जुड़ना चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस में बहुत सारी चीजें मिलके जुड़ती है। कौन कौन? एक तो आपका मटेरियल जोड़ दिया था, कल ही आपने रॉ मटेरियल को WIP में डाल दिया था। एक जो लोग खुद लगे हुए रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट करने के लिए, उनके वेजेस भी तो कहीं ना कहीं वर्क इन प्रोग्रेस में जुड़ने चाहिए। और कोई डायरेक्ट तरह का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी जाके WIP में जुड़ना चाहिए। तो जब आप उसको जोड़ देते हो कॉस्ट शीट में, उसके नाम के साथ टोटल लगा देते हो, तब उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखना इनकी एंट्रीज, आपने वेजेस पे की, अकाउंट्स की बुक में एंट्री की गई, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में एंट्री की गई। बताइए वेजेस पे करने की एंट्री अकाउंट्स की बुक में क्या होती है? वेजेस टू कैश विदाउट एनी डाउट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको मैं कॉस्ट की बुक में बना दूं तो वेजेस को लिखना अलाउड है क्या? इसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल, और नॉमिनल को लिखना अलाउड होता है। और वैसे भी मैंने लिखवाया हुआ है वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। कैश को लिखना अलाउड है क्या? CLC अकाउंट, कैश को लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। ये तो था वेजेस पे हो गए। अब अल्टीमेटली ये वेजेस हमने पे किए हैं ताकि ये जो रॉ मटेरियल है वो WIP में कन्वर्ट हो जाए, तो इन वेजेस को भी अब्जॉर्ब करेंगे, खत्म कर देंगे। ये जो अकाउंट खोला है ना डेबिट करके, इसको खत्म करेंगे। खत्म कैसे करूं? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट करके खत्म कर दिया, और इसको डाला किसमें?
WIP में डाल दिया। तो वेजेस से रिलेटेड दो एंट्री है, पेमेंट ऑफ वेजेस और अब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस। ये तो थे आपके डायरेक्ट नेचर के वेजेस जिनकी आपने पेमेंट करी और अब्जॉर्ब करा दिया। दूसरे होंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में पहला एग्जांपल लेके चल रही हूं, फैक्ट्री के सुपरवाइजर को सैलरी दी है मैंने, फैक्ट्री के सुपरवाइजर को सैलरी दी है, अकाउंट्स की बुक में एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कॉस्टिंग की बुक में एंट्री, इनडायरेक्ट वेजेस के लिए वेजेस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, सोच समझ के बताइए क्या इस्तेमाल होगा। जितने मैंने 6-7 अकाउंट लिखवाए उसमें से ढूंढ के बता दो चाहे। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि फैक्ट्री का सुपरवाइजर है ये। सो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। CLC वो है जो मैंने पीछे की 2 क्लास में बताया है। देखो कल छुट्टी है ना, कल संडे है, जो लोग पीछे छूटे ना, 2 क्लास है, 1.5 की स्पीड पे देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी क्लासेस है, ठीक है। अच्छा बनाकर बताइए, जैसे ये फैक्ट्री सुपरवाइजर थी, अगर मैंने यही सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉय को दी होती तो अकाउंट्स की बुक में तो होती सैलरी टू कैश, और यहां पे क्या होती, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट, ओके। और यही अगर मैंने सेल्समैन की सैलरी दी होती तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड यहां पे होता सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। देखो पूरा पूरा लिख के आना पड़ेगा, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म चल रही है, नोट्स में तुम चला लो, वहां पे पूरा लिख के आना, टू CLC अकाउंट। अभी मैं तुमको कुछ एक सस्पेंस रख रखी हूँ, वो तुम्हें टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी, पहले बता दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलो आज की क्लास के बाद बता दूंगी क्योंकि हो जाएगा, ठीक है। ये इन एंट्रीज में कोई समस्या नहीं ना, तो जहां पे कल वो ड्राइंग बनाई थी ना उसके नीचे लिखो वेजेस, ये पैसा बोल ही नहीं रहा, पता नहीं, पैसा बोलता तो है वैसे, इससे बाहर निकालो फिर बोलेगा। चलो लिखो लिखो, सबसे पहले आप लिखेंगे वेजेस 2 तरह के होते हैं, बिल्कुल अनीशा, सारे आंसर सही हैं आपके। और किसने दिए थे जूम मीटिंग पे, सारा ने पहले दिया था, ठीक है, आराम से लिखिए। वेजेस 2 तरह के हैं, क्या हो गया, क्या नहीं दिख रहा, अच्छा वंशिका की वजह से नहीं दिख रहा क्या, वंशिका इस चेयर पे शिफ्ट हो जाओ, या थोड़ा सा इस तरफ उस तरफ हो जाओ, कहीं पे तो दिख जाएगा। तुम थोड़ा एडजस्ट होके बैठा करो, ऐसे तुम्हें देख के लग रहा है मेले में बैठे हो, एक मेला ये लगा हुआ है, एक वहां पे लगा हुआ है, और इन लोगों को तो यहाँ बैठना जरूरी था ये बताने के लिए कि आज हम आए, हम आ जाएंगे, सॉरी, दोनों बातों में बहुत फर्क है, आज हम आए और हम आ जाएंगे, दोनों में से पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है? मैम वो टेबल कंप्लीट हो गई, नहीं नहीं, उस टेबल में लिखेंगे, ये नीचे कॉन्सेप्ट लिखते हैं, टेबल में सिर्फ एंट्री लिखते हैं, टेबल में 2 एंट्री लिखेंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस की और अब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस की, लेकिन पहले आप ये वाला पूरा लिखिए। वो टेबल तो क्या बात 3 पन्ने भर गए क्या तुम्हारे?
भरे थोड़ी होंगे, 3 पेजेस तो बहुत ज्यादा रखवाए थे मैंने। वो टेबल है लास्ट डे रिवीजन और ये है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये वो नोट्स के बाद लिखो ना, हाँ बिल्कुल ये नोट्स के बाद। दो तरह के वेजेस आपने लिखा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर आपने लिखा कि एंट्रीज, एक तरफ एफए की एंट्रीज लिखी, एक तरफ कॉस्टिंग की एंट्रीज लिखी। सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमने एंट्री लिखी पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, दूसरे में इनडायरेक्ट वेजेस में फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी, तीसरे में ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी, फोर्थ पे लिखी सेल्समैन की सैलरी। जब आप यहां बनाना सीख जाएं उसके बाद आप टेबल में अगली एंट्री लिखेंगे। कोई वर्ड जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? डन। जिन लोगों का हो गया है वो मेरे को देखकर बताएंगे कि कल मैंने लास्ट एंट्री कौन सी लिखवाई है टेबल में, पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो आज आप अपने आप से लिख लेंगे पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस। अब्जॉर्प्शन लिख लो पहले, कुछ मर्जी लिख लो। आपकी टेबल जहां भी चल रही है उसके अंदर 11 नंबर एंट्री डाल रही हूं मैं, 10 नंबर मैंने करवाई थी पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एब्जॉर्प्शन क्या होता है मीत? उससे क्यों, मैं बता दूं। जो वेजेस आपने लगाए हैं अल्टीमेटली उनसे क्या बन रहा है, उन वेजेस को लगाने के बाद आपको कुछ मिला भी तो होगा ना। हमारी एसेट के तौर पे तो रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स ही है, हमें तो अल्टीमेटली यही तैयार करना है। तो इसने किस में कंट्रीब्यूट किया, वेजेस ने।
वेजेस ने रॉ मटेरियल को WIP में कन्वर्ट कर दिया, तो आज इस वेजेस नाम के खर्चे को मैंने उसमें अब्जॉर्ब करा दिया, खत्म कर दिया बुक में, डेबिट था क्रेडिट करके खत्म करके WIP का जन्म करवा दिया। अब इस WIP को भी मैंने खत्म करना सिखाया है तुम लोगों को। कहाँ जाता है ये? फिनिश गुड्स में। और लास्ट में हमारे पास फिनिश गुड्स ही बचेंगे सेल करने के लिए। ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया तो मैं उस टेबल पे लेके चलूं? ऑनलाइन वालों एक बार थम्स अप दो। नीचे कर दो स्क्रीन, ये लो, नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर कर दूं? ये लो। अच्छा, अनीशा का डन है, सारा का डन है, ठीक है। लिखिए 11 नंबर एंट्री लिखिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डन, ठीक है। इन एंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौर कर लेना। इस अब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम भी होता है एक एनालिसिस। कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होगा एनालिसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो समझ जाना कि वो अब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है। अकाउंट्स की बुक में नो एंट्री, एब्जॉर्प्शन के टाइम अकाउंट्स की बुक में कोई एंट्री नहीं है, पेमेंट के टाइम थी केवल। कॉस्ट की बुक में WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट बुक कीपिंग, ये चैप्टर चल रहा है कि कॉस्ट की किताबों में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। कल आपने ये लिखा था, आज आपने ये लिखनी है। 11 नंबर एंट्री डन करते ही बता दीजिएगा क्या हुआ युक्ति। ठीक है, बाकी सबने लिख ली 11 नंबर। 12 क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? इनडायरेक्ट वेजेस की पेमेंट, तो लिख दो। आपका हिसाब गलत हो सकता है क्या? बस एग्जाम में होता है, तो मैं तो अभी क्लास की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं सामने बैठी हूँ। वो क्या होता है, मैं हूं ना। एक साथ ही लिख दो, ऐसे डालो एंट्री। देखो, अगर बहुत ज्यादा लिखोगे तो परेशान हो जाओगे। इसका इसका मेथड है लिखने का, सिंपल मेथड है। आप लिख रहे हैं 12 नंबर एंट्री, नंबर 12 और पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस। ये है आपका FA की बुक, ये है आपका कॉस्ट की बुक। FA की बुक में एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉस्ट की बुक में लिख दो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC अकाउंट। अब ये और की जगह क्या लगाना है ये आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन देख के। अगर मैं आपसे पूछूं क्लीनिंग स्टाफ की सैलरी है, कहां पे डालोगे? इनडायरेक्ट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर डालेंगे। बेसिकली हम ये मानते हैं कि वो फैक्ट्री के अंदर रोज काम होगा, तो वो उसकी क्लीनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, वेजेस से रिलेटेड ये सब बातें करनी थी जो आपने अच्छे से सारी समझ ली है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किस में आता है? कौन सा ट्रांसपोर्टेशन? फैक्ट्री के अंदर इधर उधर चल रहा है या फैक्ट्री से बाहर सामान गया है? कस्टमर को गया है।
फैक्ट्री से बिकने के लिए गया है ऑफिस के अंदर। नहीं नहीं नहीं, कौन कह रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो आता है जो आप बाहर, बिजनेस से बाहर आपके कस्टमर को देने के लिए खर्चा करते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्री से ऑफिस पहुंचाया जा रहा है, बस वो खर्चा, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। ये फैक्ट्री का ही जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां तक पहुंचाए। और तुम्हें पता होगा ये कैसे लेके जाया जाता है, ऐसे पटरियां सी बनी होती है और कार्ट होती है। मैं भी कभी कोई देखा हो, फैक्ट्री के अंदर एक ट्रेन जैसी होती है, उसके ऊपर ट्रॉली होती है, उसके ऊपर सामान रख के इधर से उधर भेजा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो घूमता रहता है। फैक्ट्री नहीं देखी अभी तो कैसे पता लगेगा? ठीक है, एक मैंने जाते जाते कोई बात की थी, याद आ रहा है क्या? पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया है, एंट्री अकाउंट्स में, रेंट ऑफ फैक्ट्री पेड, अकाउंट्स में एंट्री, रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कॉस्ट में एंट्री। सोचो, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी। एक बार शुरू शुरू में लगता है कि कैसे बन रही है, एक बार आपका पेस बन जाएगा तो आपके हिसाब से ये एंट्रीज आप खुद बना सकते हैं, फिर चाहे कैसी भी आ जाए। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एसेट्स, तो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सोचो, एसेट अकाउंट, ऑफिस एसेट या एसेट। अब उसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। एसेट का आना अलाउड नहीं है, रियल अकाउंट का आना अलाउड नहीं है, उनकी जगह लिखा जाता है सीएलसी अकाउंट। बना ली ना आप लोगों ने खुद नहीं? इंश्योरेंस ऑफ शोरूम, एक होती है फैक्ट्री, एक होता है शोरूम। फैक्ट्री में सामान बन रहा है, शोरूम में सेल करने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले यहां की एंट्री इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी है। अच्छा, दूसरी तरफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी अकाउंट। लिख लो ये 13 नंबर पे सारे लिख लो। ये हमने तो 2 दिन की क्लास नहीं ली, हम फिर भी आंसर बता रहे, देखो दोनों। कहीं फाउंडेशन में तो नहीं पढ़ा दिया था? ये नहीं पढ़ा था? पढ़ा पढ़ा लग रहा है? पिछले जन्म में सीए में कर रहे थे क्या? छोटी सी कितनी पेज की कॉपी थी वो? आज तक इस पे रिसर्च चल रही है कि वो कॉपी आखिर है कितने पेज की। पर अब मैंने उसका नया तरीका निकाल दिया है। फाउंडेशन की कॉस्ट की कॉपी 15 क्वेश्चन, 15 पेज, 15 दिन, 15 15 15 15 क्वेश्चन ही आते हैं कॉस्ट के। 30 नंबर की कॉस्ट है फाउंडेशन में। हर क्लास में पूछने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज होती कि कैसे बोलूं कितने पेज की कॉपी बनेगी। अब मैंने बोला 15 रूल है, 15:15:15। अच्छा, आपके पेजेस खत्म हो गए क्या टेबल के? बच रहे ना भी? लिखो। जूम मीटिंग वाले यहां तक लिख चुके हैं, और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल या स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक शब्द है ना, रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है। कैसे पता लगा? क्योंकि मैंने आपको रॉ मटेरियल के लिए 2 अकाउंट बताए थे, दोनों के नाम याद है क्या?
SLC स्टॉक लेजर कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल, यहाँ पे ये रॉ मटेरियल के लिए यूज होने वाले दोनों शब्द है। रॉ मटेरियल लिखा हो तो भी यही समझना है, स्टॉक लिखा हो तो भी यही समझना है कि कच्चे माल की बात हो रही है, बने तैयार गुड्स की बात नहीं हो रही। तो नॉर्मल लॉस हुआ रॉ मटेरियल का। जब रॉ मटेरियल हमारे पास में आया था, जब हम उसको खरीद कर लाए थे, तब हमने उसको बुक में डेबिट किया था कि नहीं किया था? किया था। ऐसे किया था, SLC अकाउंट डेबिट। गया, नुकसान हो गया, कैसे भी हुआ हो, उसका क्या हो जाना चाहिए? वो तो क्रेडिट हो जाना चाहिए। टू SLC अकाउंट तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो खत्म हो गया, अब हमारे पास नहीं है, हमारे बीच में नहीं रहा, ये बात है। ठीक है, अब डेबिट किसको करूं? ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना, ये फैक्ट्री में हुआ एक छोटा सा नुकसान है, इसको हम फैक्ट्री ओवरहेड की तरह कंसीडर करते हैं। सो दिस शुड बी डेबिटेड विद फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अकाउंट्स की बुक में जो हमने सुना नहीं उसका हमने कोई एंट्री नहीं की, नो एंट्री। सुना था क्या? लॉस बाय थेफ्ट सुना था, लॉस बाय फायर सुना था, पर वो नॉर्मल नहीं होते, वो एबनॉर्मल होते हैं, वो रोज रोज थोड़ी होते हैं। नॉर्मल नहीं सुन के आए हम, अकाउंट्स में एबनॉर्मल सुन के आते हैं। यहाँ पे नो एंट्री लिख दीजिए या डैश लगा दीजिए। SLC क्या है, अब ये प्रॉब्लम आ रही है। पंद्रह नंबर एंट्री, यहां से हमने जो खर्चे करनी थे कर लिए, जितने खर्चे हमने करने सब कर लिए। अब हम सबको अब्जॉर्ब कराएंगे। वेजेस को तो हमने अब्जॉर्ब करा दिया, ये सारे खर्चे भी किस लिए किए जा रहे हैं कि इनसे कुछ ना कुछ बनता है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, जहां जहां पे ये फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट हुआ, इसको भी खत्म किया जाएगा और अब्जॉर्ब किया जाएगा। इतना बताओ, अकाउंट्स में सीखा है क्या ऐसा कुछ? अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, नो एंट्री। अकाउंट्स वाले सुखी काम करते हैं, एक तरफ खर्चा लिख दिया, एक तरफ इनकम लिख दी, प्रॉफिट निकाल दिया, काम खत्म। और किसका अब्जॉर्प्शन कराएंगे? अब्जॉर्प्शन ऑफ, बीच में एक ऑफिस भी आता है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। 17 अब्जॉर्प्शन या एनालिसिस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 18वें नंबर पे चलो, अब अपन जॉब कंप्लीट कर देते हैं, बहुत हो गया। जॉब कंप्लीटेड, अंत नहीं है एंट्रीज का, पर आप बनाना सीख गए। अब एग्जाम्पल जितने दिए उससे आप बनाना सीख गए। अब इनका अब्जॉर्प्शन कराने से पहले मेरे लिए सबसे आसान है ये लिखना, नो एंट्री नो एंट्री। ये लिख दिया, ये भी लिख दिया। और अकाउंट्स वाले को जॉब कंप्लीट से भी मतलब नहीं होता, सेल हुआ तो बताओ, वो तो ये कहते हैं नो एंट्री। अब बनाएंगे एंट्रीज। मेरे को सोच के बता दो, इन चारों में से कोई ऐसी एंट्री जो आप आराम से बना पाए, जो मेरी बताई हुई है, स्पेशली लास्ट वाली, जॉब कंप्लीटेड, तैयार हो गया सामान। ये एंट्री मैंने बताई हुई है कल वाले चार्ट में, नहीं तो देखकर बता दो। जॉब कंप्लीट यानी कि फिनिश गुड्स तैयार, फिनिश गुड्स टू WIP। फिनिश गुड्स बन गए और WIP खत्म हो गया। ये तो लिख लोगे आप, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब आपको अब्जॉर्ब कराना है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपने डायरेक्ट वेजेस को कहां अब्जॉर्ब कराया था? WIP में। ठीक है, थोड़ा सा एक तरीका बताऊंगी, गौर से सुन लेना, रास्ता किसको कहां पे छोड़ के आना है। ये कॉस्ट शीट जो है ना, ये हमारा गूगल मैप है। कॉस्ट शीट हमारा गूगल मैप है। कॉस्ट शीट में एक तो आता है WIP, शुरू में आता है रॉ मटेरियल, लास्ट में कहीं आ जाता है फिनिश गुड्स। ठीक है, आपके फैक्ट्री ओवरहेड WIP से पहले लिखे जाते हैं या बाद में लिखे जाते हैं, याद करके बताओ।
ये रॉ मटेरियल वगैरह सब लिख के प्राइम कॉस्ट बनता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड लिखे जाते हैं, फिर प्लस माइनस WIP होता है, ठीक है। फिर यहाँ कहीं जाके बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर उसमें क्या जोड़ा जाता है, ऑफिस ओवरहेड्स, उसके बाद में फिर वो बन जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके बाद में फिनिश गुड्स भी आ जाते हैं बीच में कहीं, और फिर फिनिश गुड्स के बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रास्ता थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आए, पहले आए, रुकिए रुकिए रुकिए, आपने थोड़ा सा चेंज कराना पड़ेगा लाइन से। एक बार कॉस्ट शीट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस माइनस ओपनिंग क्लोजिंग WIP, इससे मिलता है नेट वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। नेट वर्क्स कॉस्ट में प्लस करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, उससे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें प्लस माइनस करते हैं फिनिश गुड्स, फिर इससे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें प्लस माइनस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमें सीखना है कि किसको कहाँ पे छोड़ के आना है। बहुत इजी है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कहाँ छोड़ के आओगे, जो इसके बाद है कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है। ऑफिस वालों को कहाँ छोड़ के आओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कई बार फिनिश गुड्स में भी छोड़ा हुआ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी इसके बाद का स्टेशन है उसमें कहीं भी छोड़ सकते हो, COGS में भी छोड़ सकते हो, फिनिश गुड्स में भी और COP में भी, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड को कहाँ छोड़ के आ रहे हैं, WIP में, क्योंकि इनके बाद यही आ रहा है, तो ऐसे छोड़ के आना है, ऐसे एब्जॉर्ब कराना है। ये एब्जॉर्प्शन की एंट्रीज लिखेंगे आप, सेलिंग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवा दिया, यानी 2 खत्म करवा दिया, जब लगाया था तब डेबिट किया था, खत्म कर दिया, यानी 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, खत्म करवा के छोड़ा है हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। बिल्कुल अनीशा, आंसर सही है आपका। आप, मैं थोड़ा नीचे से ऊपर लेके चल रही हूँ, आपने ऊपर वाले का आंसर दिया है, ठीक है। इन्होंने इसका दिया है WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस वाले को किसी में भी छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में छोड़ दो, एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। उसका कारण है ये सब भी कहीं ना कहीं जाएंगे और अल्टीमेटली सब कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। जब हम कॉस्टिंग P&L बनाते हैं तो एक तरफ सेल होता है, एक तरफ कॉस्ट होता है, तो आपने जिसको भी WIP में छोड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में छोड़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में छोड़ा, सब कुछ लास्ट में कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। अब मैंने जो सस्पेंस रख रखा था वो और बता देती है, जिससे आपको जो क्लियर नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। की एंट्रीज नहीं आएगी पेपर में, ये एंट्रीज नहीं आएगी पेपर में। मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर आता है पेपर में, पर ये नहीं कहा था कि ये एंट्रीज आएगी। इस चैप्टर में आता है रिकंसिलिएशन, जो इस बार आया था, जो हमेशा आता है, मतलब 2022 सिलेबस में। एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा गलती से MCQ में आ सकती है, वरना एंट्री का कोई रोल नहीं आता। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो बता देती हूँ। ये आप क्या सीख रहे हो, नॉन इंटीग्रेटेड मेथड सीख रहे हो। याद आ रहा है कि शुरू में मैंने 2 मेथड बताए थे, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड 2 मेथड होते हैं। अब क्या होगा, एक रिकंसिलिएशन नाम की बला थी, जो किस में थी, जब आप अलग अलग किताबें बनाओगे तभी तो रिकंसाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा, अकाउंट्स का ट्रेडिंग दे देगा, P&L दे देगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट कहाँ दिखता है, P&L में दिखता है, पता है, अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट P&L में दिखता है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालने को देगा, लेकिन ऐसे नहीं, कॉस्ट शीट से, जो जैसर सिखाएंगे, जो मैंने फाउंडेशन में भी सिखाई थी। एक तरफ आप अकाउंट्स की बुक बनाएंगे नहीं, बनी हुई होगी, ऐसे प्रॉफिट देख लेंगे, एक तरफ कॉस्ट का प्रॉफिट देख लेंगे कॉस्ट शीट से, दोनों को रिकंसाइल करके देंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये चैप्टर वही चल रहा है जो चल रहा है, जो मतलब ये एक ही चैप्टर में, बुक कीपिंग एंड रिकंसिलिएशन। हम किसी को कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ट्रेंड का कोई भरोसा नहीं है 2022 सिलेबस में, लेकिन इन एंट्रीज को सीखना जरूरी था, एक तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यूअर तो पूछेगा ना, बहुत बड़ी बात है ये कि कॉस्टिंग के अंदर तो जब आपका सामान फैक्ट्री से अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है, एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहा है,
तो भी उसको एंट्री से मतलब है।